स्वीडन में कुरान जलाने वाले इंतहा पसंद को कत्ल कर दिया गया। दूसरी जानिब अमेरिका में काश पटेल एफबीआई डायरेक्टर और तुलसी गैबार्ड नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर की पोजीशन के लिए सवाल जवाब में उलझ गए। और गाजा में हमास ने दैफ मोहम्मद दैफ, वो इंसान जिसने अक्टूबर 7 2023 के वाकयात की प्लानिंग की थी, उसकी शहादत की वजाहत कर दी। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुश आमदेद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं स्वीडन से। और वहां पे एक बेसिकली एक रेफ्यूजी थे, सलवान मोमिका, जो थे तो इराक से ओरिजिनली, और एक क्रिश्चियन मिलिशा से इनका ताल्लुक था इराक के अंदर। और ये कई साल पहले यूरोप नकल मकानी कर गए और वहाँ पे इन्होंने असाइलम सीख किया, मगर इनका असाइलम जो प्रोसेस था वो लटका रहा। और मेरे ख्याल से ये पहले नॉर्वे गए थे और फिर इनको स्वीडन आना पड़ा जब इनका नॉर्वे ने जो असाइलम रिक्वेस्ट थी वो मुस्तरद कर दी थी। इनको ये लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे टिकटॉक के ऊपर, और बेसिकली इनको इनके घर के बाहर, अपार्टमेंट के बाहर, सौदेर तालिये स्टॉकहोम के अंदर, स्टॉकहोम कैपिटल है स्वीडन का, उस एरिया में शाम के वक्त इन्हें गोली मार के कत्ल कर दिया गया। 5 लोग इस वाकये से मुंसलिक अरेस्ट कर लिए किए गए हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है स्वीडिश पुलिस ने। और अब ये बात है कि की जा रही है कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। देखें, ये जहनी तौर पे जो थे ये सही नहीं लग रहे थे सलमान मोमिका साहब, और इन्होंने पहले भी कुरान जलाने की बहुत कोशिशें की थी और जलाया भी था, और इसका एक बहुत बड़ा बैकलैश भी आया था। इनफैक्ट स्टॉकहोम की जो मरकजी जामी है, मस्जिद थी, उसके बाहर 2023 के अंदर इन्होंने कुरान जलाया था, और इसके बाद बहुत इनके ऊपर तनकीद भी हुई थी। आपका जो भी इस्लामी नुक्ता नज़र हो वो अपनी जगह पे, मगर किसी की भी जान लेना किसी भी वजह से गलत है। हम ये जानते हैं कि ये गुनाह है, इस्लाम के अंदर भी या लॉस के अंदर भी ये बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। मगर इसके ऊपर दो आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि जी ये इसका कत्ल करना सही था, इसको बिल्कुल सही तरीके से इसके साथ हैंडल किया गया है। दूसरी जानिब लोग कह रहे हैं, और ये मुस्लिम मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक डिवीजन है, कि हम इसको इस एक्ट ऑफ टेररिज्म को, ये है तो दहशतगर्दी, किसी को कत्ल कर देना, चाहे उसका जो भी मौकफ हो, हम इसके खिलाफ हैं। और हम इसकी बहुत शदीद मजम्मत करते हैं। किसी भी कत्ल की किसी भी वजह से मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन, और मैं जानता हूं क्योंकि मैंने ये चीज़ें बड़ी गहराई से कवर की हैं। 9/11 के बाद मैं अमेरिका में जब था तो एक तासुर था, मुझे याद है, कि क्या तुम दहशतगर्दी को कंडेम करते हो, उसकी मजम्मत करते हो? क्या तुम हमास के खिलाफ मुजाहमत करते हो? क्या तुम 9 मई को की मुजाहमत करते हो? तो पहली बात तो ये कि एक पागल आदमी की या कुछ लोगों के तासुर, यानी अगर कोई भी इंसान कोई गलती कर रहा है, अगर उसका ताल्लुक आपके दीन से है, तो इसका यह मतलब नहीं कि आपको जस्टिफाई या आपको रीजन देने की जरूरत है कि आप उसकी मजहमत करते हैं या उसके हक में बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी डिसइंजेन्युअस चीज है, और थोड़ी सी अपीजमेंट की तरफ ये चीज जाती है कि आप कहें कि मैं कंडेम करता हूं इस चीज को, मैं मुजाहमत करता हूं इस चीज की। जहां पैदा हुए, जिस दीन में आप पैदा हुए, जिस मुल्क में आप पैदा हुए, उसके ऊपर आपका कोई काबू नहीं है। हाँ, मगर क्या डिसीजंस आप लेते हैं, क्या स्टेप्स आप लेते हैं अपनी ज़ाती, अपने पर्सनल कैपेसिटी के अंदर, वो चीज़ डिटर्मिन करती है इवेंचुअली कि आप किस तरफ खड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये अब इंसिडेंट हो गया है मोमिका, वो जैसी भी उसकी ज़िंदगी थी, नकल मकानी उसने की, जो भी उसने ज़िंदगी देखी, जो इराक के अंदर उसने बेगैरती की या चीज़ें की, वो उसके ऊपर है। वो अपने गुनाहों का जवाब अपने आप ही देगा।
खुदा के सामने। जो इन इसका जिन लोगों ने इसका कत्ल किया इस तरीके से, उनकी भी मुज़ाहमत होनी चाहिए, वो उनके ऊपर है। अब उनको कोर्ट्स किस तरीके से डील करते हैं, क्या उनकी पनिशमेंट आती है, वो भी चीज़ देखनी होगी। मगर किसी भी आम इंसान से ये पूछना कि क्या डू यू कंडेम दिस, भाई किसी का कत्ल हो गया तो ऑब्वियसली अपना बुनियादी तौर पे, वो चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, जो भी हो, कत्ल तो कत्ल है। उसकी तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान अपने सही दिमाग के अंदर उसकी उसकी सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन एट द सेम टाइम उस चीज़ को बुनियाद बनाना कि अगर क्या यार कि देखो मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज़ से, और जो हुआ गलत हुआ, अब मैं क्यों इसको कंडेम करूं या नहीं करूं, किसी से एक्सपेक्टेशन रखना वो भी मुनासिब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा जाता हूँ क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड की तरफ, और वहाँ पे जो वाक़यात हुए थे, हैनाओ के अंदर भी ये वाक़यात हुए थे कि मुसलमानों के कत्ल किया गया था। इस्लामोफोबिया कनाडा के अंदर मुसलमानों का कत्ल हुआ, यहूदियों का कत्ल हुआ सिनेगॉग्स के अंदर, मस्जिदों के अंदर। तो क्या पूछा गया जिन्होंने कत्ल किया क्रिश्चियंस ने या सफ़ेद परस्तों ने, उनसे पूछा गया कि क्या तुम इसे कंडेम करते हो? क्या ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है इन ममालिक के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर या कहीं और, उनसे पूछा गया कि यार तुम इस चीज़ की मुज़ाहमत करते हो? अच्छा, न्यूजीलैंड के अंदर एक कलेक्टिव सेंस ऑफ ग्रीविंग था, यानी नेशनल ग्रीविंग थी कि जब 50 लोग मारे गए क्राइस्ट चर्च के अंदर 2019 के अंदर, तो पूरा मुल्क उठ गया। उन्होंने कहा कि हम चीज़ को कंडेम करते हैं। वो उनकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस थी। लेकिन इंडिविजुअल माइनॉरिटीज़ को एक जुर्म के लिए कसूरवार ठहराना, मैंने देखा था 9/11 के बाद ही हुआ था अमेरिका के अंदर, कि हर मुसलमान, स्पेशली अगर आप पाकिस्तान से थे, बांग्लादेश से थे और कुछ ममालिक से थे, तो आप मुसलमान होने की बुनियाद के ऊपर ही आपके ऊपर एक तरीके से एक दाग लग गया था कि क्या तुम इस चीज़ की मुज़ाहमत करते हो। अच्छा, न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं तो मोमिका के ऊपर तो बात मेरे ख्याल से जारी रहेगी। और ये मेंटली अनस्टेबल आदमी था, इसके साथ जो भी हुआ, अल्लाह इसकी बेहतरी करे, इसको मगफरत अता फरमाए। कुरान जलाने के बावजूद मेरे ख्याल से मुमकिन तो नहीं होगा, मगर फिर भी न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड ने जो इजरायली टूरिस्ट आ रहे हैं, विजिटर्स आ रहे हैं उस मुल्क के अंदर, उनके लिए एक और रिक्वायरमेंट डाल दी है कि वो अपनी आईडीएफ की जो सर्विस है, क्योंकि हर इसराइल के अंदर जो भी अडल्ट है उसको बाय लॉ सर्व करना पड़ता है इसराइली डिफेंस फोर्सेस में, तो अब उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा चेक होगा ये देखने के लिए कि उनकी आईडीएफ सर्विस जो थी वो किस तरीके से बेसिकली चल रही थी और वो गाजा में इन्वॉल्व थे कि नहीं। तो ये एक अच्छा इकदाम लिया है न्यूजीलैंड ने, और ऑब्वियसली इसके रैमिफिकेशंस भी हम देखेंगे आगे जाके कि शायद ये ऑस्ट्रेलिया भी फैले, और जहाँ जहाँ आईसीसी की ज्यूरिसडिक्शन होगी वहाँ पे ये चीज़ फैलती चली जाएगी। हम बात कर रहे हैं गाज़ा की, तो इसके ऊपर एक और बात हम कंफर्म कर दें कि हमास ने पहली बार जो प्लानर थे, एलेज प्लानर थे मोहम्मद दैफ, उनके कत्ल की वजाहत कर दी है, और पहली तस्वीर यानी जो कंटेम्प्रेरी तस्वीर है वो शाया कर दी है। अब इस बंदे का किसी को 20 साल से जो आखिरी तस्वीर थी इसकी, वो 20 साल 25 साल पहले की तस्वीर थी। तो 25 साल से इसको किसी ने देखा तक नहीं था इस इंसान को, और इसने इजरायली हिस्ट्री या फ़लस्तीनी हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा अटैक था इसराइल के ऊपर फ़लस्तीनियों की तरफ से, उसको ऑर्केस्ट्रेट किया। तो बेसिकली एक तरीके से दिखाता है कि पैलेस्टीनियन कॉज किस तरीके से इंड्योरिंग है, कि आप जानते नहीं हैं उस बंदे को, मगर वो दर्द और वो जो तारीख है वो उस बंदे के थ्रू चलती रही, और उसने अब ये वजाहत हो गई है कि मोहम्मद दैफ वाकई में मारे गए थे जुलाई 2024 के अंदर। और ये पहली कॉन्फर्मेशन आई है हमास की तरफ से कि जो प्लानर थे, की प्लानर जो थे उसके अक्टूबर 7 के हमलों के, उसके अंदर मोहम्मद दैफ ने शहादत कबूल कर ली है। अब याया सिनवार सबसे हाईएस्ट रैंकिंग थे हमास के, मोहम्मद दैफ उसके बाद ऑपरेशनल ग्राउंड के अंदर थे मौजूद। तो एक बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट। और अब अपना जो ये चल रही है ऑब्वियसली, इसराइल ने भी अपना जो फ़लस्तीन भी छोड़े आएंगे, मेरे ख्याल से कोई 80 या 90 करीब जो हाल में छोड़े आएंगे। उसके अलावा हमास ने 5
थाई वर्कर्स को भी छोड़ा है, उसके बदले में उन्होंने कोई फ़लस्तीनी रिहा नहीं करवाए थाई वर्कर्स के छोड़ने के ऊपर। गाज़ा के अंदर मलेशिया भी कह रहा है, बाय द वे, अब एक और ख़बर आई है कि जो मलेशियन प्रीमियर हैं, लीडर हैं, अनवर इब्राहिम साहब, उन्होंने कहा है कि मलेशिया गाज़ा के अंदर स्कूल, अस्पताल और एक मस्जिद बनाएगा। और मलेशिया का किरदार इसके अंदर बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत वाज़े रहा है। वो शुरू से ही मुज़ाहमत करते आए हैं इसराइल की। और इसके अंदर ऑब्वियसली हम जानते हैं कि तकरीबन 50,000 के लगभग फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनका हमें पता है। लेकिन 11,000 के लगभग फ़लस्तीनी अभी भी लापता हैं, उनका अता पता नहीं है। नंबर ऊपर से ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि पूरी की पूरी जो रजिस्ट्रीज थी, सेंसस रजिस्ट्रीज, वो उड़ा दी गई हैं। एक और चीज़ इसी को लेकर, इजरायली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू साहब पहले फॉरेन लीडर होंगे जो वाइट हाउस, जिनको इनविटेशन मिला है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, यानी फरवरी के महीने के अंदर उनको इनवाइट किया गया है कि वो आएं और आके ट्रंप साहब से बात करें। एजेंडा है कि गाज़ा में क्या करना है। ट्रंप अभी भी कह रहा है कि इजिप्ट यानी मिस्र या यर्दन फ़लस्तीनियों को लें गाज़ा से, क्योंकि अब वहाँ पे रहने का कुछ जगह बची नहीं है। और उनके जो अनवॉय थे स्टीव विटकॉफ, ये बहुत बहुत अहम किरदार हैं स्टीव विटकॉफ साहब कह रहे हैं कि वो गए नेत्ज़रिम कॉरिडोर जो बिल्कुल डिवाइड करता था, और जहाँ से नकल मकानी करके अब वापस जा रहे हैं फ़लस्तीनी नॉर्दर्न शमाली गाज़ा की तरफ। तो वो कहते हैं कि मेरी आंखों से जो मैं देखा है कि उधर अब कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं है उधर, तो इसको रीबिल्ड करने में बहुत टाइम लगेगा। और इसीलिए अब वो कह रहे हैं ट्रंप साहब के यहाँ से फ़लस्तीनियों को या तो मिस्र भेजो या जॉर्डन भेजो, इस एरिया को क्लियर करो। मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा दोनों मुल्कों के लिए, क्योंकि सही है ट्रंप प्रेशर तो बहुत डाल रहा है, लेकिन अगर फ़लस्तीनियों को मिस्र में आने दिया, और सीसी ने भी इसके और बात की कि अगर मिस्र के साइनाई पेनिनसुला में फ़लस्तीनियों को गाज़ा से घुसा दिया तो इजराइल फिर साइनाई पेनिनसुला को अटैक करेगा। और अगर फ़लस्तीनी ये जॉर्डन घुस गए, क्योंकि इतना वहाँ पे अब अपना बिल्डअप हो चुका है ये गाज़ा के फ़लस्तीनियों में, इतना उन्होंने सफरिंग की है, और 60% फ़लस्तीन जो जॉर्डन की आबादी है वो फ़लस्तीनी है, तो वहाँ पे तो फिर किंग अब्दुल्ला का बचना मुश्किल होगा कि अगर वहाँ पे इनको मूव कर दिया। अमेरिका के अंदर खुद अभी बड़ी करवटें आ रही हैं, बड़ी ही सिचुएशन तेज़ी से मूव कर रही है, और वहाँ पे कॉन्फर्मेशन हियरिंग्स थी, हो रही हैं अब बड़ी 2 की कैबिनेट पोजीशंस के लिए। एक के ऊपर तो नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के अंदर तुलसी गैबार्ड, और दूसरी तरफ FBI डायरेक्टर काश पटेल। अब ये दोनों बेसिकली अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, काश पटेल भी और तुलसी गैबार्ड भी, एज हिंदू फॉलोअर्स। काश पटेल ने तो अपने बयान के पहले ये भी कहा जय श्री कृष्णा का नारा भी लगाया, और तुलसी गैबार्ड ने भी कहा कि मैं एक हिंदू हूँ, मगर मैं मोदी की वो नहीं हूँ, रखैल नहीं हूँ, उन्होंने कहा, या किसी और डिक्टेटर की रखैल नहीं हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स आ रहे हैं अमेरिका में। ये दोनों एंटी एस्टैब्लिशमेंट फिगर समझे जाते हैं, तुलसी गैबार्ड और काश पटेल, और इनके पास ट्रंप की फुल हिमायत है, फुल सपोर्ट है। लेकिन एक रेजिस्टेंस भी है अंदर से कि इन दोनों लोगों को अंदर ना लेके आया जाए। डीप स्टेट जो एस्टैब्लिशमेंट जिसे अमेरिका की है वो इनको नहीं पसंद करती। अब देखना पड़ेगा कि क्या होता है इनकी कॉन्फर्मेशंस के साथ। बट ऑब्वियसली ये अगला महीना जो आ रहा है फरवरी का, ये भारी होगा सबके लिए। आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।